के MCQs कर लेंगे, ठीक है। 132 पेज नंबर है, पेज नंबर 132। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि ऑलरेडी 10 मिनट्स हम लेट हो चुके हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन किसी को समझ ना आया, स्पीड मेरी अगर ज़्यादा भी हो तो आप लोगों ने इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। A person is in a progressive shock and his compensatory mechanism has failed. What type of acid based imbalance will be present in him? ठीक है, अब देखें, अब कहते हैं कि शॉक अगर प्रोग्रेसिव शॉक है तो कौन सा एंड हिज कंपनसेटरी मैकेनिज्म है फेल्ड। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म अगर फेल हो गया है, मतलब नॉर्मली तो शॉक में अगर कोई भी जाता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो जाते हैं ना। अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो जाएगा, वरना अदरवाइज मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब होता है तो इसे कंपनसेटरी कर रहा होता है ना कोई चीज़, और रेस्पिरेटरी को भी कंपनसेट कर रहा होता है, लेकिन कंपनसेटरी उसकी टॉपिक हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कर रहे हैं, पेज नंबर है 132, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जो कंपनसेशन होती है वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ने करनी है, लेकिन कंपनसेशन अब फेल हो गई है तो कोई भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं हुआ, डीकंपनसेटेड शॉक में पेशेंट चला गया है, ठीक है। जी मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का हम टॉपिक कर रहे हैं AA से, जो आपके लास्ट वीक फर्स्ट एड की क्लास हो गई थी। हीमाटोलॉजी का लेक्चर डॉक्टर लीजा आपका रात को 10 बजे ही होगा। ये मैं आपके लास्ट वीक की एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ, जो आपकी रेस्पिरेटरी थ्योरी हो गई थी लेकिन आपके MCQs रह गए थे, ठीक है। तो 10 बजे हीमाटोलॉजी आपकी होगी। सिर्फ आज जो लास्ट वीक के आपके AA के MCQs मिस हो गए थे वो आज एक्स्ट्रा क्लास हो रही है इसकी, ठीक है। हीमाटोलॉजी 10 बजे होगी रात को। अच्छा, सेकेंड MCQs है 49-year-old man has a pulmonary embolism that completely blocked the कोई बात नहीं, मैं आपकी क्लास बस 8:30 तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 9:30 स्पेशलिटी की क्लास मेरी अपनी भी 9 बजे स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। तो 8:30 तक इंशाल्लाह मैं आपको फ्री कर दूँगी 1 घंटे के अंदर ही। सेकेंड MCQs कहते हैं कि ऐसे आपके MCQs रह जाएंगे ये, ठीक है। 49-year-old मैन, अभी कुछ हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी जो रह जाएंगे उसका मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। सेकेंड MCQs कहते हैं कि 49-year-old man has a pulmonary embolism that completely blocked the blood flow to his left lung. As a result, which one of the following will occur? अब कहते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है जिसकी वजह से लेफ्ट लंग की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो गई है। अब क्या हो जाएगा, जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एम्बोलिज्म में जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो इन्फिनाइट हो जाती है, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन में वो कहते हैं कि एल्वुलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन द लेफ्ट लंग वो इक्वल हो जाएगी टू द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। डेड स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड MCQs कहते हैं कि TB की ट्रांसमिशन कैसे होती है, इनहेलेशनल के थ्रू ए पेशेंट ब्रीदिंग इन डीकम्प्रेस्ड चैम्बर वेयर द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 275 mmHg। ये सारा सॉल्व करने वाला है, ठीक है। अब कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होगी, पहले उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितनी होती है 160 mmHg। अगर उसका 1/3 निकाले तो 160 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 53 आ जाएगा। 53 को ये उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, 250 पे डिवाइड नहीं करना, 53 को आपने 275 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 21 या 20% आ जाएगा, ठीक है। अल्फा ऑप्शन। Blood is warmed at 37 degrees Celsius for massive transfusion to cause। हाँ जी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, MCQs नंबर 5 पे हैं, 4th एडिशन से मैं आपको करवा रही हूँ। Blood is warmed at 37 degrees Celsius for massive transfusion to cause। तो वो क्या कॉज, हम उसे थोड़ा सा ब्लड जो होता है, आपने नोट किया होगा कि वो कोल्ड होता है जब वो आपके पास आता है, तो हम उसे हल्का सा वार्म कर लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। वार्म करने के लिए हमने उसे कोई हीटअप नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हमने इसे वार्म करना है। क्यों, ताकि लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट ना हो, ठीक है, और राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट भी ना हो, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो
लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब हमने शिफ्टिंग से बचाने के लिए उसे कर रहे हैं सारा कुछ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी। कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं कि यूज़ की जाती है टू मेजर द डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है टू, इसकी मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है, ठीक है। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। कितनी परसेंट होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 70% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये एमसीक्यूज मेरे एग्जाम में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आगे परसेंटेजेस भी दे दी हैं। बाइकार्बोनेट 75% होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 21 to 25% होती है, और बाकी जो डिजोल्व कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में होती है वो 5 to 9% होती है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कितनी होती है, एम्बोलिज्म में इन्फिनाइट हो जाती है, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीजेज किसके अंदर कम हो जाती है, जब एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। व्हाट इज द फंक्शन, डेड स्पेस का फंक्शन क्या होता है, कंडीशनिंग ऑफ एयर। FeV1 ओवर FVC इंक्रीज किन किन कंडीशन के अंदर होता है, अभी देखें। इंक्रीज ये हमारे पास होता है रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस के अंदर, और इंक्रीज और नॉर्मल रहता है रिस्ट्रिक्टिव में, और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। एक्सट्रीम अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व का, तो किस चीज़ में, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग इसके एग्जांपल में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक 12 MCQ सबको क्लियर है, स्पीड मेरी ज़्यादा तो नहीं है, बस 8:30 तक मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगी, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। स्पीड ठीक है, आप सबको क्लियर समझ आ रही है, टेम्पो बन रहा है सबका, ओके। जहाँ आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगी या समझ ना आए तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। पेज नंबर जो है 138 है, रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी कर रहे हैं हम। पैरामीटर्स दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो अभी हमने बात की है कि रिस्ट्रिक्टिव के अंदर FeV1 ओवर FVC की रेशियो इंक्रीज या नॉर्मल रहती है, और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डोर्सल रिस्पायरेटरी न्यूरॉन्स दैट द रेट इंक्रीज। अच्छा, जो रेट होता है ना वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी रेट की। तो रेट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, नीमोटैक्टिक सेंटर्स इन द बोन्स। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इट इज़ किसके साथ रिलेटेड होती है, इंस्पायरेटरी के अंदर एक कैपेसिटी जो होती है ना वो सम ऑफ 2 वॉल्यूम्स होती है। एक तो इसमें टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हायर, एपेक्स के अंदर ज़्यादा क्या होता है हमारे पास, वेंटिलेशन ज़्यादा होती है, और बेस के अंदर ज़्यादा क्या होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। लेकिन एपेक्स के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ओवरऑल ज़्यादा होती है। पेशेंट असेंड्स टू हाई आल्टीट्यूड हैज़ इंक्रीज ब्रीदिंग ड्यू टू, ब्रीदिंग उसके अंदर ज़्यादा क्यों होना शुरू होती है, हाइपर वेंटिलेशन करना स्टार्ट हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाता है, आर्टरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन जब पेशेंट ज़्यादा बार बार लंबे लंबे सांस लेता है या रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, अक्कर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जब हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, तो बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटर एल्वुलर सेप्टम के दरमियान क्या पड़े होते हैं, एल्वुलर मैक्रोफेजेस, जिसका दूसरा नाम क्या है, डस्ट सेल्स। जोन 1 के अंदर लंग के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है, डेड स्पेस जो है उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन एट हाई आल्टीट्यूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल अकर। तो एक्लिमेटाइजेशन के अंदर क्या होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। MCQs नंबर हम 22 पे हैं। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अगर लेफ्ट साइड पे चली जाती है, किस कंडीशन में, हमने बार बार किए, जब हर चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, हाइपोथर्मिया हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। कहते हैं A/A ग्रेडियंट की जो रेशियो होती है वो नॉर्मली कितनी होती है, 0.8 या 0.75 से अबव होती है। फीमेल डेवलप कर्व आफ्टर डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर अब कम हो गया है, ठीक है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। वट रिसेप्टर्स एक्टिवेट, अब कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, अब ये कफ की बात कर रहा है, तो कफ के अंदर हमारे पास कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, J रिसेप्टर्स। सरफेक्टेंट कौन प्रोड्यूस करता है, टाइप 2 नीमोसाइट्स। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मैयर कौन करता है, प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ FeV1 एंड असेस लार्ज एयरवे कैलिबर। ये दोनों चीज़ें जो है ना, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, इन दो चीज़ों को मैयर कर रहा होता है। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन, हाँ जी, इरिटेंट रिसेप्टर्स, आप लोग ठीक बोल रहे हैं,
मैंने गलती से जे रिसेप्टर्स बोल दिया है, ये इरिटेंट रिसेप्टर्स ही है, मैंने गलती से जे रिसेप्टर्स बोल दिए, ठीक है। कफ के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो वेगस नर्व जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो इरिटेट करता है ना सारा एयरवे को, ठीक है। तो जो कफ की होती है, फीमेल डेवलप कफ आफ्टर डिक्रीज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, तो वेगल नर्व की एक्टिवेशन की वजह से वो कफ होती ही इसलिए है। कफ जो होता है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि आपका सारा जो एयरवे होता है वो इरिटेट हो रहा होता है किसी ना किसी एक चीज़ की वजह से, ठीक है, वेगस नर्व की वजह से, तो इसलिए इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। वो मैंने आप लोगों के मैसेजेस लेट पढ़े हैं। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज बाय, तो वो इसे कौन सा लॉ आ जाता है, ली चैटलर्स लॉ, ठीक है। पोस्चर इज मेंटेन ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज, तो पोस्चर को कौन मेंटेन कर रहा होता है, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन जो है आपके पोस्चर को मेंटेन कर रहा होता है। प्लेयर हिट टू माउंटेन हैविंग लो पार्शियल हाइपोक्सिया एंड डेवलप डिज्निया, द लाइकली एटियोलॉजी क्या है उसकी, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाई अल्टीट्यूड वेंटिलेशन में स्मैश होगी तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा, अनीमिया होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर अनीमिक हाइपोक्सिया होगा, हार्ट फेलियर और शॉक में स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होगा, साइनाइड पॉइजनिंग में हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, कौन, अच्छा दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो सेंट्रल होते हैं, एक पेरिफेरल होते हैं। सेंट्रल क्या करते हैं, जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सेंस करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुकी है, तो वो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो हाइपोक्सिया को रिस्पॉन्ड करते हैं जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ये दो होते हैं, कैरोटिड बॉडी एंड एओटिक बॉडी। पीएच कम है कार्ब और हाइपोक्सिया है तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद फैटीग, डिजीनेस with low hemoglobin and difficulty in breathing and diagnosed as anemic hypoxia, which one of the following statement is true, ठीक है। HbA उसकी कम है तो अनीमिक हाइपोक्सिया के अंदर हम पेशेंट के अनीमिया को करेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी का इतना रोल नहीं है, ठीक है। हम उसकी अनीमिया को करेक्ट करेंगे, HB ज़्यादा होगी तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करेगी तो पेशेंट का जो डिजीनेस है, फटीग है, वो रिकवर हो जाएगा। A lab boy giving demonstration on pulmonary function test, he inspired and then forcefully expired, पहले उसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, देन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन सा मसल यूज होता है, रेक्टस एब्डोमिनस। प्रेशर वॉल्यूम, अच्छा जो सिंपल सी बात है, जब आपने देख लिया प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों की डेफिनेशन को क्या कहते हैं, कॉम्प्लाइंस। जब भी आप दो चीज़ों के बारे में रीड करते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम की रिलेशन को, तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाता है, कॉम्प्लाइंस की। ये हमने वैसे क्या किया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर्स के। VD ओवर VT रेशियो ऑफ ए ऑक्सीजन जो है उसकी 45 mmHg है, और मिक्स्ड एक्सपायर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 30 mmHg है। तो वो पूछना चाह रहे हैं इन दोनों की रेशियो कितनी आएगी हमारे पास, तो कैलकुलेशन इसकी नहीं दी हुई हमारे पास, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है, कि इसका आंसर जो है 0.3 कैसे उन्होंने लिया हुआ है, कैलकुलेशन वाला MCQs है। 35 कहते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट आर्टरीज ऑफ द बॉडी, दे फाइंड मेजर डिफरेंस, तो मेजर डिफरेंस किस में आता है, एओटा में और पल्मनरी आर्टरी में, ठीक है। एओटा के अंदर इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है क्योंकि एओटा के अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो पल्मनरी वेसल्स होती हैं उसके अंदर मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। विद इंक्रीजिंग एज क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और विद द एज इंक्रीज क्या होता है, लंग की कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच इंक्रीज हो जाती है, कंप्लाइंस भी डिक्रीज हो जाएगी विद द एज, और मसल की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। लैक्टिक एसिड इंजेक्शन वाज गिवन टू द पेशेंट थ्रू IV लाइन, द पेशेंट रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि उसने लैक्टिक एसिड ने क्या किया, कीमोरिसेप्टर को ट्रिगर किया मेडुला के अंदर, तो वो रिस्पायरेटरी सेंटर इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हाइपोक्सिया कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इंस्टेड ऑफ वेजोडाइलेशन, मैंने आपको बहुत दफ़ा बात करवाई हुई है कि हाइपोक्सिया जो है
पूरी बॉडी के सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी और लंग्स के अंदर वो वेजो डायलेशन करेगी। उल्टा बोल दिया मैंने। लंग्स के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, बाकी बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन करेगी, ठीक है। बाकी बॉडी में वेजो डायलेशन और लंग्स के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। Which one of the following changes occur from sea level to 12,000 feet high resident? ठीक है, अब हाई आल्टीट्यूड के ऊपर जाके क्या डिफरेंस होगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। Group of neurons that are inactive normally and is activated in medulla by increased breathing during exercise. अब एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कौन सा ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वेंट्रल ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये मेनली एक्सपायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है और जो डोर्सल ग्रुप है वो किस में इन्वॉल्व होता है, इंस्पायरेशन में, ठीक है। एपनोस्टिक सेंटर जो है ये स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेशन को, ये लोकेटेड होता है लोअर पोन्स में। जो नीमोटैक्टिक सेंटर होता है वो लोकेट होता है अपर पोन में और ये इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को। और किसको कंट्रोल करा होता है, रेट को भी हमने पीछे एमसीक्यूज किया था। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में विच कैपेसिटी इंक्रीजेस, कौन सी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को ट्रिगर कौन करता है, हाइपोक्सिया, जब डिक्रीज ऑक्सीजन होती है बॉडी में। एक्सपायरेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, तो एक्सपायरेशन को कौन कैरी कर रहा होता है, लंग्स की रिक्वायर्ड कैपेसिटी। पेशेंट एट हाइट डेड स्पेस ऑफ 1/3 ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेनस ब्लड इज 45, तो इसके अंदर जो है इसका 1/3 कितना बनेगा, ठीक है 30 आ जाएगा आपके पास इसका। रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, दे आर एरेटेड बाय, इनको कौन एरेट कौन कर रहा होता है, यानी कि एयर एंट्रीज में कौन कैसे होती है, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स के थ्रू। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी इन 70 kg मैन ड्यूरिंग डिलीवरी इन एनेस्थीसिया, तो अगर 70 kg का मैन है तो उसे कितनी ऑक्सीजन डिलीवरी होगी एनेस्थीसिया के दौरान, ये स्टैंडर्ड वैल्यू 250 ml पर मिनट, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg। अच्छा, अभी कुछ MCQs हैं यहाँ आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा रट्टा भी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है। तो रेस्पायरेशन के मुझे भी मेरे एग्जाम में भी ऐसे MCQs आए थे जो बिल्कुल रट्टा बेस्ड था, उनका कोई लॉजिक या कोई कॉन्सेप्ट इस तरह की कोई बात नहीं थी, ठीक है। वो ऐसे ही था कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, कुछ चीज़ें होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं, उसके पीछे अगर हम उन चीज़ों के स्टैंडर्ड चीज़ों के कॉन्सेप्ट के पीछे जाएँ तो वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अब ये वाला है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये आपको इतनी बात का रट्टा लगा होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने रट्टाफाई भी करनी है, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपने सोल्व करने होंगे। कुछ कैलकुलेशंस वाले हैं वो आपको जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा आप MCQ सॉल्व नहीं कर सकेंगे। द वॉल्यूम विच इज़ इनहेल्ड मैक्सिमम एंड देन एक्सहेल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, ये वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन की बात कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ए पेशेंट ऑफ ड्राउनिंग हु इज़ अलाइव, तो अलाइव है अगर, तो ऐसे पेशेंट में क्या डिवेलप हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और अगर डेथ हो गई है तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वाई हाइपरकैप्निया, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर हाइपरकैप्निया क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल रहेगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। लंग वॉल्यूम रिमेन्स इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो कौन सा होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी। मिक्स्ड ब्लड ऑब्टेन हम कहाँ से करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर मिक्स्ड ब्लड होता है। लंग एक्सपैंड क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है जो लंग को कोलैप्स होने से बचा रहा होता है। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्यों होती है, हर चीज़ उसमें इंक्रीज होती है, सिर्फ PS डिक्रीज होती है, बाकी सब चीज़ें इंक्रीज होगी, सिर्फ PS डिक्रीज होगी। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, साइलेंट डेथ होती है। पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसे सिर्फ अटेंडेंट्स कहते हैं कि सिर्फ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई थी, उसके बाद पेशेंट कोलैप्स कर गया, तो वो डेथ की क्या कॉज क्या होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सडन क्लिनिकली साइलेंट डेथ होती है। FEV1 ओवर FVC की रेशियो अगर 75 से कम है तो ये डिट्टो MCQs है, एस्थमा वाले पेशेंट्स में ऐसे होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज एटिलेक्टेसिस, तो एटिलेक्टेसिस के अंदर सर्फेक्टेंट कम हो जाता है जिसकी वजह से लंग एल्वुलाई जो है कोलैप्स कर जाएंगे और एटिलेक्टेसिस हो जाएगा लंग्स में। विच वन इज डिफ्यूजन लिमिटेड, ये वाला एग्जाम में भी आया था, आपने मिक्स कर देती हूँ, मुझे खुद भी मिक्स हो गया था। ऑक्सीजन
दोनों के अंदर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन लिमिटेड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये परफ्यूजन लिमिटेड होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ये आगे मेरा थोड़ा ब्लर सा हुआ है। पल्मोनरी एंड स्केलेटल ब्लड वेसल्स में आई थिंक कॉमन क्या होता है, तो प्रोटीन की परमेबिलिटी। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई किसको कर रही होते हैं, एल्वुलास को। इन द प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से ऑक्सीजन जो है वो 8 लीटर्स, इन्होंने इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। अच्छा, आगे दी हुई एक्सप्लेनेशन, लैक्टिक एसिड में ऑक्सीजन की डेप्थ होती है 8 लीटर्स और ए लैक्टेटिक स्टेट के अंदर ऑक्सीजन की डेप्थ जो होती है ना वो 3.5 लीटर्स होती है, ठीक है। पेज नंबर है 143, ठीक है। डैमेज टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन विल रिजल्ट इन सेंट्रल सीजेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मिडला। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कौन अफेक्ट नहीं करती, सोडियम का कोई ताल्लुक नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज एग्जाम्पल, किसकी एग्जाम्पल, नेगेटिव फीडबैक की, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल दें, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल में क्या आएगा, चाइल्ड बर्थ। वेरी चाइल्ड गुड, बर्थ और वेरी ब्लड गुड, क्लॉटिंग। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। टीएलसी अगर 6 लीटर है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1 पे है, वाइटल कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस टाइडल वॉल्यूम, 6 को 1 से माइनस करेंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी 5 लीटर्स तक आ जाएगी इसकी। एरर्स इन रीडिंग ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, इट इज़ ड्यू टू मेथिमोग्लोबिनीमिया के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर का कोई रोल नहीं होता। आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर से मेथिमोग्लोबिनीमिया वाले पेशेंट को रूल आउट करेंगे तो आपकी रीडिंग्स के अंदर एरर आएगा। म्यूकस ग्लैंड एल्वुलाई के अंदर कहाँ होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। वुमन वाज साइक्लिंग एंड रीच्ड ए हाइट वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज 700 mmHg। रिगार्डिंग गैसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑक्सीजन को जब हमने हाई ऊपर आल्टीट्यूड के ऊपर जाके हमारे पास जो है ऑक्सीजन 0.21 तो नॉर्मल है ना, उसको जब आप 700 से मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड तो आपका ऑक्सीजन आ जाएगी 147, और नाइट्रिक ऑक्साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 553, तो इसमें बीटा ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। गॉबलेट सेल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक आर प्रेजेंट, कब कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई तक। वेंटिलेशन परफ्यूजन इंक्रीजेस कब होती है, डेड स्पेस में इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी रेस्पिरेशन के अंदर कितनी एनर्जी यूज़ होती है, 2 to 5%। आपने एमसीक्यूज में 2 वाला ऑप्शन प्रेफर करना है लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ। टी डॉट फ्रॉम फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, कहते हैं कि जो टी डॉट वाली फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन की उसकी अफिनिटी डिक्रीज किसके लिए होती है, ऑक्सीजन की। रिगार्डिंग एल्वुलाई, सर्फेक्टेंट अवॉइड करते हैं एल्वुलाई के कोलैप्स होने से। व्हाट आर पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट ऑन द लंग, पैरासिम्पथेटिक क्या करते हैं, लंग्स की रिस्ट्रिक्टिव वर्क को इंक्रीज करवा देते हैं। इसे कोई सिंपली एक्सप्लेन कर सकता है, ये वाला एमसीक्यूज मैंने आपको करवाया हुआ है। पैरासिम्पथेटिक, सिंपथेटिक जो होते हैं, अच्छा ये बताएं पैरास इस आपको क्या समझ आ रही है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं। सिंपैथेटिक जो होता है ब्रोंकोडायलेशन करता वेरी गुड, है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सिंपली बता रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टिव वर्क ज़्यादा करवा दी ना, मतलब उसने वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करवा दी है पेशेंट की। तो सिंपैथेटिक जो होते हैं वो बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हुए वेजोडाइलेशन करते हैं और पैरासिम्पथेटिक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। इसीलिए हम हमेशा सिंपैथेटिक वाली ड्रग्स देते हैं ताकि ब्रोंको डायलेशन हो जाए सारी। ये जो एटम क्लैनिल ये सारी इन चीज़ों का रोल यही है सारा, वेंटोलिन वगैरह। ट्रू अबाउट रॉडफोर्ड नोमोग्राम, तो इसका क्या होता है, मेजर कर रहा होता है टाइडल वॉल्यूम को। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या चीज़ इंक्रीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इजीली डिफ्यूज कर जाएगी। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज इंक्रीज किस में होती है, पॉलीसाइथीमिया में इंक्रीज होती है। पॉलीसाइथीमिया नहीं होगा तो आप एस्थमा भी चूज कर सकते हैं। डिक्रीज आर्टीरियल टेंशन किसके अंदर कम हो जाती है, अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम है तो आर्टरीज के अंदर भी जाहिर ऑक्सीजन कम ही आएगी ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड किसके थ्रू होती है, सिंपल डिफ्यूजन हो रही होती है लंग्स में। ऑक्सीजन सैचुरेशन एट सी लेवल यंग एडल्ट में कितनी होती है, 97% होती है। और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, तो सी लेवल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी होती है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है।
21% होती है। विच हार्मोन इज इनएक्टिवेटेड बाय लंग, लंग में कौन सा इनएक्टिवेट हो जाता है? सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन एक हार्मोन है जो इनएक्टिवेट होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट मेरी स्टेटमेंट जो है ऊपर से कट हुई हुई है पीडीएफ में। नॉर्मल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? 3500 ml। ये बाकी भी आपने सब एक दफ़ा याद कर लेनी है। इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एन नॉन एनेस्थेटिक पेशेंट इन फर्स्ट मिनट ऑफ एपनिया। अगर उसने एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ तो वो 6 mmHg होगा, एनेस्थीसिया है तो 12 mmHg होगा। ठीक है। Posterior inferior limit of lung, which we call posterior inferior lobe, is at level of T10. Vascularity in lung is seen in which phase? किसमें हम देखते हैं? कैनालिकुलर फेज के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट 2 चैप्टर के अंदर दी हुई है आपके पास, फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी पिक्चर बनी हुई है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डोंट हैव कार्टिलेज, दिस फीचर डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज होंगे, पल्मोनरी ब्रोंकाई के अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं होगा। ठीक है, MCQs number 90. Lipid bilayer of cell membrane is highly soluble for carbon dioxide. Patient having after having accident and blood loss, ठीक है, बाइकार्ब्स उसके कम हो गए 18 पे, ऑक्सीजन कर्व डिसोसिएट राइट पे चली गई ड्यू टू इंक्रीज इन पीएच। पेशेंट हैविंग डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू विच हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिया के अंदर मेन ऑक्सीजन कम होती है। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक के मैकेनिज्म है चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लाइंस की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम और प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ चेंज इन प्रेशर V डिवाइडेड बाय P। कॉम्प्लाइंस किस कंडीशन में इंक्रीज हो जाती है? एम्फाइसीमा में और एजिंग के अंदर। ठीक है, और डिक्रीज कब होती है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, निमोनिया में, ARDS में एंड पल्मोनरी एडिमा में। विच वन इज एक्टिवेटेड इन द लंग, लंग में एक्टिवेटेड कौन होती है? एंजियोटेंसिन 2। ब्रेडिकाइनिन रिलीज फ्रॉम लंग विल एक्ट किस वेसल्स के ऊपर एक्ट करती है? डक्टस आर्टेरियोसिस के ऊपर। टॉर्च किसका यूनिट है? टॉर्च जो है वो प्रेशर का यूनिट है। वाइल परफॉर्मिंग ब्रोंकोस्कोपी फर्स्ट स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें क्या, कैरिना के बाद, कैरिना वो पॉइंट होता है जहाँ ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स में, तो उसके बाद हमें सबसे पहले नजर आता है राइट लोब ब्रोंकस। सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन टेस्ट इज यूज टू, किसी इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस को। यहाँ तक 100 MCQ सबको क्लियर है? ओके। नंबर ऑफ डिवीजन लोअर एयरवे में कितने या 23? इसका एमसीक्यू ऐसे भी आता है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कितने होते हैं? 23 होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन फीटस देन मदर, तो बच्चे में क्या चीज़ कम होती है? ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फीटस में कम होता है। साइज ऑफ एरोसोल रीचिंग एल्वुलाई इन एरोलाइज्ड थेरेपी, एरोलाइज्ड थेरेपी कौन सी होती है? जब आप नेबुलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि एरोसोल का कितना साइज है जो एल्वुलाई के अंदर नेबुलाइजेशन के थ्रू रीच करता है, अगर उसका साइज 0.5 से कम हो। लंग कॉम्प्लाइंस इज इंक्रीज्ड इन ओल्ड एज, ओल्ड एज के अंदर लंग कॉम्प्लाइंस कम हो जाती है। कैलकुलेट एल्वुलर वेंटिलेशन, इसे मेजर कैसे करना है? वाइटल कैपेसिटी माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 लीटर पर मिनट। T configuration of hemoglobin has decreased affinity for oxygen. Directly proportional for oxygen diffusion. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सरफेस एरिया के होते हैं, हमने बात कर ली है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडल्ला में। वाइटल कैपेसिटी अगर 80% से कम है तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में हर चीज़ कम हो जाती है, सिर्फ FeV1 ओवर FVC की रेशियो इंक्रीज या नॉर्मल रहती है। Alveoli does not easily collapse due to presence of surfactants. Surfactants are produced by type 1 pneumocyte or type 2 pneumocytes? Type 2. Very Type good. 2. Very good. Type 2 pneumocytes. Terminal bronchioles have which one of the following cells? तो उसमें क्लारा सेल्स होते हैं। इसके बाद कौन से सेल्स होते हैं? क्लारा सेल्स के आगे कौन से होते हैं? गॉबलेट सेल। वेरी गुड, Goblet cells. Goblet cells.
Which one of the following volume and capacity in the lung after normal tidal volume expiration? तो आपके पास बाकी क्या रह जाता है, FRC रह जाता है वो लंग में। नॉर्मल वैल्यूज़ की कितनी होती है, 0.8 या 80% इसकी होती है। और अगर 75 से बिलो आ जाए तो कौन सी डिजीज सस्पेक्ट कर रहे होते हैं? Asthma. एस्थमा, वेरी गुड, एस्थमा। अस्थमा। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो ये कंडक्टिंग जोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं जो बाकी तीनों दिए हुए हैं, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर सैक, ये कौन से जोन का पार्ट है, कंडक्टिंग जोन का या रेस्पिरेटरी जोन का? Respiratory zone. वेरी गुड, वेरी गुड, रेस्पिरेटरी जोन का। और उसमें क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे कैलकुलेट एल्वुलर वेंटिलेशन, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। टाइडल वॉल्यूम को माइनस करना है, डेड स्पेस से मल्टीप्लाई करते हैं रेस्पिरेटरी रेट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3500 ml या 3.5 लीटर्स। हाफ लाइफ ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एट 100% ऑफ ऑक्सीजन तो कितनी होती है? कहते हैं रूम एयर में 4 to 6 आवर्स होती है। अगर हम 100% ऑक्सीजन जब हम नेजल प्रॉन्स के थ्रू देते हैं तो उसकी हाफ लाइफ 40 to 80 मिनट्स तक चली जाती है। और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कहते हैं जब आप पेशेंट को वेंटिलेटर या CPAP पे डाल देते हैं तो वो 15 to 30 मिनट्स यानी कि शॉर्ट हो जाएगी। Patient expired normally and then inspired maximally. Which part of the following lung volume or capacity does it point toward? तो इसमें किस चीज़ की तरफ बात करें? कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, है ना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सॉरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम कैपेसिटी विल रिमेन इन द लंग? जब एक्सपायरेशन के बाद क्या पीछे क्या रह जाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। A/A रेशियो मोर देन अगर 1 है तो वो कितनी होती है? 77 नॉर्मल जो है ना वो 0.75 से अबव होती है या 80 तक होती है। सेगमेंट ऑफ लंग विद ब्रोंकस एंड आर्टीरियल सप्लाईज को क्या कहते हैं? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व अगर शिफ्ट होगी लेफ्ट की तरफ तो उसे कहते हैं हेल्डन इफेक्ट, और राइट की तरफ हो तो उसे कहते हैं बोहर इफेक्ट। डिक्रीज इन ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट चेंज इन ऑक्सीजन टेंशन किसके अंदर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पल्मोनरी हाइपोक्सिया में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाता है और बाकी बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन होती है। अगर हाइपोक्सिया हो, सिर्फ लंग्स के अंदर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, बाकी पूरी बॉडी में वेजो डायलेटेशन होगी। सडन रिलीफ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद ऑक्सीजन, पेशेंट हैज एपनिया। नाउ व्हाट इज द कॉज? उसका कॉज क्या है? एपनिया से रिलीफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, आपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दी तो सडन एपनिया का एपिसोड क्यों आया? क्योंकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हुई है, ठीक है, एपनिया इसलिए थोड़ी देर के लिए एपनिया में गया है। ए पेशेंट हु वाज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल सडनली डेवलप डिजनिया, तो सडनली जो सडन डेथ होती है वो क्या होती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ए पेशेंट विद एपनिया विद एनीमिया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज, तो डिक्रीज अगर है तो हाइपोक्सिया। A soldier who was posted at Siachen present to the emergency with numbness of the fingers and headache. Most probable diagnosis क्या है? Secondary polycythemia, ठीक है। एपेक्स ऑफ द लंग में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच ज़्यादा होती है। What is the change that occur at 36 week of pregnancy में functional residual capacity डिक्रीज हो जाती है at high altitude would result in हाई altitude के ऊपर जाके ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स अकर एट द एपेक्स ऑफ लंग? एपेक्स ऑफ लंग में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? वेंटिलेशन ज़्यादा होती है। और बेस ऑफ द लंग्स में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी ड्राइव इज किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज रैपिडली देन ऑक्सीजन, एल्वुलाई से क्यों? क्योंकि उसकी डिफ्यूजन कोफिशिएंट उसका ज़्यादा है। सेगमेंटल ब्रोंकस एरेट्स किसके थ्रू होती हैं? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ लंग्स। हेयरिंग ब्यूरी रिफ्लेक्स प्रिवेंट किसको प्रिवेंट करा होता है? ओवर इन्फ्लेटेशन ना हो जाए, ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द एल्वुलाई ना हो जाए, यानी कि एल्वुलाई जो है वो ओवर इन्फ्लेट ना कर जाए, लंग्स डैमेज हो जाएंगे ना फिर। During transport of oxygen and carbon dioxide, amount of carbon dioxide dissolved in plasma at 45 mmHg, तो वो कितनी डिजोल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिजोल्व होगी? 2.7%।
कहते हैं कि हीमोग्लोबिन अगर 10 ग्राम है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन 90 पे है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 60 mmHg है, तो ऑक्सीजन का कंटेंट कैलकुलेट करें। तो ऑक्सीजन का कंटेंट कैलकुलेट किए, फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। ऑक्सीजन कंटेंट का फॉर्मूला शायद यहाँ दिया हुआ है ये, ठीक है। हीमोग्लोबिन 10 पे उसको मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट नंबर है 1.34, 1.34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आपका आंसर आ जाएगा। If ventilation of alveoli is stopped because of bronchial blockage, what will be the partial pressure of oxygen? ब्लड में क्या होगा, वो इक्वली हो जाएगी टू द मिक्स्ड वीनस ब्लड। ठीक है, एल्वुलाई के लेवल पे तो ब्लॉकेज हो गई है, तो अब वह वो ऑक्सीजनेशन तो हो ही नहीं रही, तो जो ब्लड के अंदर है वो सारी मिक्स्ड वीनस ब्लड वाली ही ऑक्सीजन के प्रेशर्स होंगे। व्हेन इंटरप्रेटिंग ए कैप्नोग्राम किसके लिए यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेजर करने के लिए। राइज इन बेसलाइन डेमोन्स्ट्रेट रीब्रीदिंग, अगर बेसलाइन से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट रीब्रीदिंग हो रही है। एल्वुलाई आर केप्ट ड्राई बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है जो एल्वुलाई को कोलैप्स होने से, लंग को एटिलेक्टेसिस होने से बचा रहा होता है। लंग बेस हैव हाई परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन, वाई, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो बेस पे ज़्यादा होता है और वेंटिलेशन जो है वो एपेक्स पे ज़्यादा होती है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर किसके थ्रू हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस किसका फंक्शन है, मैक्रोफेजेस का। बेसलाइन मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स एल्वुलाई कौन बना रहा होता है, सेपरेट्स एपिथेलियम फ्रॉम एंडोथेलियम इन द एल्वुलर वॉल। हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन किसके अंदर होती है, पल्मोनरी कैपिलरीज में। डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट लीड टू, अगर आपके पास सर्फेक्टेंट नहीं है तो क्या चीज़ हो जाएगी, सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, कंप्लाइंस कम हो जाएगी और आरडीएस डेवलप हो जाएगा, आरडीएस। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग एक्सपेंडिचर कितना आता है, 2 to 5%। अगर ऑप्शन के अंदर 2 है तो आपने उसको प्रेफर करना है। डायमीटर ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल कितना होता है, मेनली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रोंको डायलेटेशन नॉर्मली करते हैं। अगर किसी वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा तो वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिज्नी आएगा। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस की इक्वल होती है इन द नॉर्मल एडल्ट्स। लेफ्ट साइड पे अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हो जाएगी तो हर चीज़ होगी एक्सेप्ट हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया कब होगा, जब वो राइट साइड पे होगी। राइट साइड को कहते हैं बोहर इफेक्ट, लेफ्ट साइड को कहते हैं हैलेडन इफेक्ट। यहाँ तक सबके क्लियर है 150 MCQs। अच्छा, अभी ना मेरी बस बैटरी एंड होने वाली है, तो अगर आपने अभी थोड़ी सी देर में आपको और 20 मिनट्स और करवा दूँ MCQs, या आज के लिए 150 MCQs आपके एनफ हैं। ठीक है, अच्छा 2 मिनट रुकिए, मैं आपको करवा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं अपना चार्जर 2 मिनट कनेक्ट कर लूँ, 2 मिनट वेट करें बस, ठीक है।
अच्छा, जो कैलकुलेशंस है ना, मैं आपको उनके ना फॉर्मूलाज जो हैं वो ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप लोग किस ग्रुप में ऐड है? आप लोगों का कोई जनवरी का ग्रुप बना है या सिर्फ दिसंबर वाले में, नवंबर वाले में ऐड हैं आप लोग? चलो नवंबर वाले में शेयर कर दूंगी, ठीक है। जनवरी का बना हुआ है। वो मैं उसमें ऐड नहीं हूँ, बेचारे, मैं देख लेती हूँ। सेपरेट है उसमें, मतलब ओपन है, आप सब लोग मैसेज कर सकते हैं। मेडिसिन का तो ऑब्वियसली बना हुआ है, नो स्पेशलिटी का जी ओपन नहीं है। नवंबर में सब नहीं है, अच्छा। फिर मैं आपको कहाँ शेयर करूँगी, मुझे बताएं। नवंबर वाले में शेयर कर दूँ? गायनी में कर दें। गायनी वाले में मेरी स्पेशलिटी गायनी नहीं है ना, इसलिए मैं गायनी में ऐड नहीं हूँ। जनवरी वाले में भी मैं ऐड नहीं हूँ। चलिए मैं देखती हूँ। डॉक्टर हमजा को कह देती हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं पहले तो हम, ठीक है। 151 एमसीक्यूज कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल शंट व्हाट विल प्रेजेंट व्हेन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, तो शंट के अंदर 0 पे हो जाती है और इन्फिनाइट कब होती है? एम्बोलिज्म में। द रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर एक्सटेंड बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इससे पहले तक कंडक्टिंग जोन होता है, उसके आगे तक रेस्पिरेटरी जोन होता है। ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी रेट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारे पास न्यूमोटैक्टिक सेंटर था। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज के अंदर रेट क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि टेकिकार्डिया होता है। टेकिकार्डिया कौन करवाता है? पार्श्व, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रेज्ड होता है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर रेज्ड किसके अंदर होते हैं? मॉडरेट एक्सरसाइज में, अभी हमने ऊपर किया है। इन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज इंक्रीज इन वेंटिलेशन ड्यू टू collateral stimulation from higher centers. Hypoxemia in blood is sensed by carotid body. Carotid body और aortic body दोनों ही कर रहे होते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो लोअर देन नॉर्मल किसके अंदर होती है? शंट के अंदर। शंट के अंदर लोअर देन नॉर्मल होती है और एम्बोलिज्म के अंदर इन्फिनाइट हो जाती है। एट 300 फीट बैरोमेट्रिक प्रेशर शुड बी, 300 फीट के ऊपर बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 2 to 6। डेड स्पेस इंक्रीज किसके अंदर हो जाती है? हाइपोटेंशन के अंदर डेड स्पेस इंक्रीज हो जाती है। ये सारे जो है ना, इसके पल्स पॉइंट के अंदर डेड स्पेस वाला टेबल आपने करना है, जिसमें डेड स्पेस इंक्रीज हो रही है, कुछ में डिक्रीज हो रही है। इसके पल्स पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कितनी है? 100 to 150 ml। नॉर्मल रेशियो ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल डेड स्पेस कितनी होती है? 1:1। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कौन किस शेप में होती है? सिग्मोइड। एंड मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कितनी होती है, कैसी, किस शेप में होती है? हाइपरबोला होता है। Hearing beauty reflex will leads to inhibition of dorsal neurons of respiratory center. रिकॉर्डिंग अगर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, तो जो P50 की वैल्यू होती है आपके पास, नॉर्मल वैल्यू होती है 27 पॉइंट समथिंग, 27.6 कर लें फॉर एग्जांपल। अब अगर राइट साइड पे जा रही है तो उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 29, 30, 35 तक होगी, और अगर लेफ्ट साइड पे जा रही है तो इसकी वैल्यू 25, 26, 21, 20 मतलब कम होगी, ठीक है। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ कम हो जाती है? TLC कम हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, तो कहते हैं अगर 100% सैचुरेशन है तो 100 mmHg ऑक्सीजन के ऊपर होगी, और 75% सैचुरेशन के ऊपर जो है हमारे पास ऑक्सीजन कितनी होती है? 40 mmHg, और अगर ऑक्सीजन जो है 25 mmHg है तो 50% सैचुरेशन होगी। प्री टर्म बेबी विथ 2.3 kg वेट, तो टाइडल वॉल्यूम बच्चों में कैसे कैलकुलेट करना है? 4.6 ml पर kg। अब उसका वेट 2.3 है तो आपने 2.3 को मल्टीप्लाई कर लें 6 से, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा, ठीक है। इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन बाय रेस्पिरेटरी मसल्स, हमने बात की 2 to 5%। अगर आंसर में 2 होगा तो आपने 2 को प्रेफर करना है। मसल्स ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन का मसल कौन सा होता है? एब्डोमिनल मसल। कौन सा एब्डोमिनल मसल होता है? रेक्टस एब्डोमिनस। विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, स्टर्नोक्लियड, सीरेटस एंटीरियर एंड स्क्लेन मसल। एक्सप्लेनेशन में सारे मसल्स आ जाएंगे। नॉर्मल इंस्पायरेशन कौन करवाता है? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। फोर्स्ड इंस्पायरेशन कौन करवाता है? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, सीरेटस एंटीरियर, स्क्लेन एंटीरियर, मीडियस एंड बैक माइनर। नॉर्मल एक्सपायरेशन कौन करवाता है?
पैसिव एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग। और फोर्स्ड एक्सपायरेशन का मसल कौन सा होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल। और असेसरी मसल कौन सा होता है? एक्सटर्नल ओब्लिक। दो मसल होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक एंड रेक्टस एब्डोमिनस, एब्डोमिनल मसल्स हैं दोनों। बेस्ट होस्ट डिफेंस एल्वुलर के अंदर कौन होते हैं? एल्वुलर मैक्रोफेजेस, जिनका दूसरा नाम क्या है? डस्ट सेल्स। A boy had a car accident after which he is bedridden. He developed DVT. He came to ER with chest pain and dyspnea. तो फाइंडिंग क्या आएगी? वेंटिलेशन परफ्यूजन मिस मैच हो रहा होगा। हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन इन फीटल सर्कुलेशन सीन इन अम्बलाइकल वेन में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम किस में होगी? अम्बलाइकल आर्टरी में। अम्बलाइकल आर्टरी 1 इन नंबर होती है और अम्बलाइकल आर्टरीज 2 इन नंबर होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीजन? किसके अंदर होती है? पल्मोनरी कैपिलरीज में। सबसे कम किस में होती है? पल्मोनरी आर्टरीज में। देन सुपीरियर वेना कैवा, देन अम्बलाइकल आर्टरी। और हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन किस में होती है? अम्बलाइकल वेन में। एट नॉर्मल कंडीशन बोथ आर इक्वल। क्या क्या चीज़ इक्वल होती है? पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड वीनस रिटर्न, दोनों इक्वल। जितना वीनस रिटर्न आता है राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेसल्स में जाएगा, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेट करता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा में, फिर दोबारा। ठीक है। इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंजेस इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स अकर? तो लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कम हो रही होती है, टीएलसी भी कम हो रहा होता है, वाइटल कैपेसिटी भी कम हो रही होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को आपने हमेशा प्रेफर करना है। पेशेंट आफ्टर आरटीए प्रेजेंट विद डिक्रीज्ड एक्सपायरेशन, विच मसल इज डैमेज? अगर एक्सपायरेशन भी कम हो रही है तो एक्सपायरेशन का मसल डैमेज हुआ ना, वो कौन सा होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल। लंग कॉम्प्लाइंस कौन डिक्रीज है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो अगर वॉल्यूम कम है तो कॉम्प्लाइंस कम है, अगर प्रेशर कम है तो कॉम्प्लाइंस ज़्यादा होगी। इन शैलो ब्रीथिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड? एल्वुलर डेड स्पेस जो है वो अनचेंज रहेगी शैलो ब्रीथिंग में, डीप ब्रीथिंग के अंदर चेंज होगी ना। इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विच वन, क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है? FeV1। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? -118। ये बहुत क्रिटिकल होता है, इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। एयर ह्यूमिडिटी 40 के अंदर कितनी होती है? 55%। एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन मैराथन रनर हैज़ फॉलोइंग चेंजेस। मैराथन रनर में क्या होता है? हार्ट रेट भी कम हो जाएगा उसका, और मैराथन रनर आपके पास हमेशा प्रेजेंट करेगा ब्रेडिकार्डिया के साथ। या MCQs आप लिख लें, मैराथन रनर में हमेशा ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है, मतलब ये उनके लिए नॉर्मल बात है। अब आपने उसमें एट्रोपिन नहीं देने लग जाना, उनका हार्ट रेट नॉर्मली ही ऐसे सेट हुआ होता है। ठीक है, एग्जैक्टली नवंबर अटैम्प्ट में ये पहले भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको रिपीटेड ही लगा होगा, ये मैंने बहुत दफ़ा करवाया हुआ है सबको, कि जो मैराथन रनर्स होते हैं वो हमेशा उनमें ब्रेडिकार्डिया, उनका हार्ट नॉर्मल ही ब्रेडिकार्डिया में रहता है। सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने नंबर अटैम्प्ट दी हुई है ना, तो वो रिसेंटली बताया करें ग्रुप में। ठीक है, ताकि जो रिसेंट MCQs है वो सबके साथ शेयर हो जाए। सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स सेंसिटिव किसके लिए होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ एस्थमेटिक अटैक रेस्पिरेटरी रेट 30 पे चला गया, क्या शो कर रहा है? कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में कम है। ठीक है, क्योंकि एस्थमा के अंदर कौन सी ABGs के अंदर चेंजेस आएंगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एल्वुलर डक्ट कस में होते हैं? एल्वुलाई में होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सीमिया क्या होती है? हाइपोवेंटिलेशन। ए पेशेंट ऑफ एस्थमा हैज़ फॉलोइंग ABGs। pH उसकी कम है, बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा है। तो बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा किस में होते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। pH कम है तो एसिडोसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, अगर pH और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। पेशेंट विद सोडियम नॉर्मल है, pH स्लाइटली एसिडिक है, बाइकार्बोनेट कम है, क्लोराइड 110 है। एनोइन गैप कितना होगा? हाइपर क्लोराइड ज़्यादा है ना, तो हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनोइन गैप। यहाँ आप एनोइन गैप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट करेंगे। कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला होता है एनोइन गैप का? किसी को याद नहीं है तो आप सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस का बाइकार्बोनेट। ठीक है,
इससे फर्दर आपने एक दफ़ा ना रीनल वाले चैप्टर के अंदर इसका फॉर्मूला दिया मैम होगा, ये ठीक भी है? एमसीक्यूज आया था नवंबर अटेम्प्ट में, कैलकुलेट द एनएन गैप हाँ, ये 30। मैंने ये आपको बहुत दफ़ा ये मैंने भी आप लोगों को बताया हुआ है कि एनोइंग गैप हमेशा एग्जाम में मुझे खुद भी आया हुआ है, ठीक है? तो ये छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं ना एनोइंग गैप वाले, कैलकुलेट करने वाले, जीएफआर रीनल के अंदर मैंने आपको सारे बताए हुए हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है आपने एनोइंग गैप। छोटे छोटे फार्मूलाज अपनी एक डायरी बना लें जिसमें आपने रट्टे वाली चीज़ें ना एग्जाम से, क्योंकि आप अभी आप करेंगे भूल जाएंगी, एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब लास्ट वीक में आपने रिवीजन करनी है ना, तो ये सारे रट्टे वाले पॉइंट आपको तब तक भूल चुके होंगे, या आपने दोबारा रिवाइज करना, इन्हीं चीज़ों को आपने रिवाइज करना है, ठीक है? और अब आपका टाइम भी शॉर्ट है तो आपने बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करते हुए चलना है। ए पेशेंट एबीजीज रिवील पीएच उसकी अल्कलाइन साइड पे है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, बाइकार्ब बहुत ज़्यादा है, तो ये अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अनकम्पनसेटेड इसलिए कि पीएच एक तो नॉर्मल नहीं है, और हाँ जी, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि पीएच वाले मेरे अपने एग्ज़ाम के अंदर मुझे 4 से 5 एमसीक्यूज़ आए थे, ठीक है? तो ये मैंने आपको रीनल करवाते हुए बताया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एग्ज़ाम एबीजीज वाले टॉपिक के बगैर वो बना दे, ठीक है? ये मैंने आपको रीनल करवाते हुए बताती हूँ सबको। डिक्रीज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बाय एटिलैक्टेसिस के अंदर ज़ाहिर है लंग कोलैप्स कर गया तो डेड स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है? पेशेंट प्रेजेंट विद ब्रेथलेसनेस, पीएच उसकी 7.3 है, कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का केस है। हाउ मच टाइटल वॉल्यूम शुड बी गिवन टू एनेस्थेटिक इंडिविजुअल, तो उसमें ट्वाइस देन नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम में एनेस्थीसिया दे दिया तो आपने डबल कर देनी है। In artificial respiration, 60% oxygen given and 40% nitrogen given after switching off। अगर आपने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अब बंद कर दिया तो आपको ब्रीफ एपनिया का एपिसोड क्यों आया? क्योंकि स्लाइड जो है ना, लो आर्टीरियल ऑक्सीजन सप्रेस करेगा पेरिफेरल रिसेप्टर्स को, ठीक है? इफ ए मेल ब्रेथ 7500 ml per minute have 12 breaths per minute, if his intrathoracic pressure increase हुआ है 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वाइल ब्रीदिंग, हाउ मच एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, ये भी अब उन्होंने स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, 3500 जॉल्स पर मिनट। द एयर ब्लड बैरियर इन द लंग, किसके ऊपर कौन कौन बना रहा होता है? टाइप 1 एल्वुलर सेल्स। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ सवेयर डिजनी एंड ब्रेथलेसनेस आफ्टर 1 वीक, अदर सिम्टम रिजॉल्व एक्सेप्ट डिजनिया। एबीजीज के अंदर पीएच उसकी एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, क्योंकि पीएच ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरफ आ रही है और बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज हो गए हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, इसकी वजह से पेशेंट की टेकिकार्डिया हो रहा होता है। इन विच कंडीशन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज लेस देन नॉर्मल, तो शंट के अंदर कम होती है और एम्बोलिज्म में इन्फिनाइट या इंक्रीज हो जाती है। इन विच कंडीशन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इंक्रीज कब होती है? डेड स्पेस, जब डेड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में। यहाँ तक 200 एमसीक्यू सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको आई थिंक एनएफ है, इसके बाद बस आपकी स्पेशलिटी क्लास का भी टाइम होने वाला है, तो बाकी का मैं आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगी, बाकी फिर वहाँ से कर लेंगे, और कल आपकी इसी टाइम पे ऑलमोस्ट कल का टाइम आपको एग्जैक्ट बता देंगे, ठीक है? कल हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी कवर करेंगे, ताकि आप लोगों के इसके थ्योरी तो हो गई थी, बस इसके एमसीक्यूज रहते थे, और 10 बजे इंशाल्लाह हम हीमाटोलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? यहाँ तक 200 एमसीक्यू सबको क्लियर है? चलें ठीक है, इंशाल्लाह 10 बजे आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है ताकि हमारा हीमाटोलॉजी वाले क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है? चलें ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और 10:30 तक आपकी कौन सी क्लास है? क्योंकि 10 बजे का तो टाइम स्पेशलिटी वाली क्लास 10:30 तक है आपकी। सर ने तो गायनी की। चलें आप कोशिश कीजिएगा कि आप 10:20 तक या 15 तक ज्वाइन कर ले डबल ए, क्योंकि वरना रिकॉर्डिंग तो उसकी प्रोवाइडेड होती है, लेकिन सर ने, डॉक्टर हमजा ने यही फिक्स किया हुआ है ना। मेरी अपनी स्पेशलिटी का भी टाइम 9 से 10 तक ही है, तो चलिए आप कोशिश कीजिएगा, वरना अगर बाकी आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से आप फिर कवर कर लीजिएगा, ठीक है? वरना आप डॉक्टर हमजा को कह दें कि 10 बजे सबकी डबल ए होती है,
तो स्पेशलिटी वाले जो है वो अपना टाइम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है। बस अभी आपके कल ही एक्स्ट्रा क्लास होगी, वरना बाकी सारा टाइम तो आपका स्पेशलिटी वाला ही है ना। 10 बजे सबकी डबल ए रखिए ताकि आप सब लोग फ्री होके ना एटलीस्ट डबल ए वाली क्लास सब लोग ले लिया करें, ठीक है। तो या तो आप अपनी गायनी वाली जो है आपकी स्पेशलिटी वाली जो भी हैं उनसे डिस्कस कर लें या डॉक्टर हमजा को एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होती है, आपके जो मिस हो जाते हैं वो आप, लेकिन डेली के ये थोड़े इश्यूज होते हैं ना, तो ये डिस्कस कर लें ताकि टाइम आपका हो जाए। चलिए ओके, चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।